राजनीति में कूटनीति को किसी राज्य ने अगर बेहतर परिभाषित किया तो वो बिहार है। रहनुमाओं ने बिहार को लेकर अक्सर कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसने सबको चौंकाया है। राजनीति और सियासत की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस पे बढ़िया से बात करेंगे और आपका हर घटनाक्रम समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ नंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राजनीतिक घटनाक्रम मानो बिहार की एक पूरक है और हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है और हर दिन जिस तरीके से वार पलटवार का दौर शुरू होता है, बिहार अपने आप में नया दिखता है। राजनीतिक घटनाक्रम नई होती चली जाती है। बीते दिनों भी बहुत कुछ हुआ बिहार की राजनीति में और आज से भी बहुत कुछ बदलने वाला है। सुबह के बाद दोपहर और दोपहर से शाम हो जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ नाम है जो अक्सर चौंकाते हैं और ऐसे में कुछ नाम जब बयानबाजी करने लगते हैं तो शायद बिहार की राजनीति करवट बदलनी शुरू कर देती है। सर, बीते दिनों भागलपुर के विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में भी कुछ कलह दिख रहा है, सीटों को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है और बात तो मुख्यमंत्री चेहरे पर भी आ गई। देखिए, निश्चित रूप से जो अजीत शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है और वो भागलपुर से विधायक हैं कांग्रेस जी। के। तो जो उनका बीते दिन बयान ये आया कि ये सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव जो आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता हैं और महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर एक तरीके से समझा जाए तो तेजस्वी यादव ही हैं। बिल्कुल। तो वही अजीत शर्मा कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव इस बार का विधानसभा के चुनाव जो हो रहा है 2025 में, उसमें अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से आरजेडी अगर अधिक सीट जीतती भी है तो मुख्यमंत्री जो बनने का सवाल है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। तो यह क्वेश्चन मार्क को अगर यदि आप डिकोड करिएगा तो वह कह भी रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी, तो वही डिसाइड करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन बिल्कुल एक बात समझने वाले पूरी क्लियरिटी के साथ कहा हुआ है कि जो जिस स्टेट में ड्राइविंग सीट पर होगा वही जो है सो उसी की जिम्मेवारी होगी अपने कंसर्न स्टेट में जीतने की। तो ये इस लिहाज से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार में ड्राइविंग सीट पर हैं और आरजेडी की कमान उनके पास में है, बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो निश्चित रूप से उन पर दरमदार है। लेकिन अगर जीत करके जो भी होगा वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो वह वहां पर डिसाइड होगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन एक बात तो यह पूरी तरह से तय है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में बीते दिन से जो स्ट्राइक करती हुई दिखाई पड़ रही है, आपने देखा कि पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी को हटाया गया, उनके जगह पर युवा चेहरे कृष्णा अल्लावरू को बैठाया गया। उसी तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय जो है सो महिला प्रकोष्ठ की जो महिला सेल की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जो दिग्गज नेता हैं, वह जो है सो बिहार का लगातार दौरा कर रही हैं। तारिक अनवर जो बिहार से कटिहार के सांसद हैं वह दौरे पर हैं। इसी तरह से आप देखिए अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह दौरा कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से ये एक बदली हुई तस्वीर कांग्रेस की इन दिनों दिखाई पड़ रही है और हर पॉकेट में कांग्रेस पूरी तरह मजबूती के साथ स्ट्राइक कर रही है। भले ही देखिए उससे लाभ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस का जो अभी पेनिट्रेशन है बिहार के हर पॉकेट में आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं हर दिन अब सियासत बदलेगी, क्योंकि सीटों पे बात आ गई है और बात नंबर गेम पे जब भी होता है तो ऐसा लगता है कि फ्रंट फुट पे कौन आएगा इसमें संदेह बन जाता है। लेकिन सीटों की बात और चुनाव की बात में जिक्र पिछले हफ्ते भी हमने सुबह की चाय में की थी सर, की एक नाम जो हारा हुआ नेता, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो कैंडिडेट हारा हुआ था, लेकिन वापसी करने की जो एक कवायद है वो शुरू हो गई है। जिक्र पवन सिंह का है। बीते दिनों उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। देखिए, निश्चित रूप से पवन सिंह ने बीते लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका तो शाहाबाद के क्षेत्र में दिया ही है। आप तमाम सीट देख लीजिए, जो एनडीए के फोल्ड में था, जो एनडीए का था वह सीट लूज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये एक बड़ी बात है। तो लेकिन पवन सिंह इस बार लड़ेंगे, यह बात भी तय है। यह कहीं ना कहीं वो अब उनके बयान से भी स्पष्ट हो रहा है। और पवन सिंह तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनकी पत्नी भी ज्योति सिंह वह भी लड़ेंगी, वह भी दम ठोक रही है, ठोक रही है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह है वह किस पार्टी से लड़ती हैं। पवन सिंह को तो यह कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी में ही है एक तरीके से, और कई नेता कह भी रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के
माइंडसेट है उनका। जी तो इस लिहाज से ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ती हैं या कोई अन्य दल दल को ऑप्ट करती हैं। जी। क्योंकि देखिए समीकरण तो इस बार विधानसभा का चुनाव है, न कि लोकसभा का। तो विधानसभा का चुनाव का समीकरण पूरी तरह से इतर होता है लोकसभा के चुनाव से। बिल्कुल। यह बात तो इस लिहाज से देखने वाली बात होगी कि ये दोनों पति पत्नी किस पार्टी को ऑप्ट करते हैं और कहां से जी। लड़ते हैं। लेकिन अब कई बार मतलब जब भी मीडिया कैमरा पे पवन सिंह आ रहे हैं या बीते दिनों उनकी वाइफ भी कैमरे पे आई तो पार्टी को लेकर अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया और साथ-साथ ये भी पत्नी ने कहा है कि मैं आने वाले 2-4 दिनों में ही पार्टी ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन सर चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे घटनाक्रम को देखते हैं, आपका इशारा कहाँ जा रहा है? क्या दोनों लोग एक ही पार्टी में आएँगे या कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? चूँकि आनंद मोहन के भी कार्यक्रम को लेकर वो ज़िक्र कर रही थी और वहाँ शायद वो पहुँची भी थी। देखिए अब समझने वाली बात यही है कि पवन सिंह जो है सो आपको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जी। वो माइंडसेट है उनका, इसमें हुँ। कहीं कोई दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको ऑप्ट करेगी या वह भी ऑप्ट करेंगे। लेकिन वो लेकिन हाँ, लोकसभा वाला घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ, बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। सीट छोड़ देना, फिर वापस से इशारा करना कि आपने दबाव बनाया था, फिर क्या वापस बीजेपी ले लेगी या ये जाएँगे? हाँ, नहीं देखिए, वो देखिए राजनीति में इस तरीके का होता है, यह जी, कोई बहुत बड़ा इश्यू और बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जी। आना-जाना लगा रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी पत्नी का जो बात है, ज्योति सिंह का, हुँ, वह जेडीयू में जाती हैं या जी। एनडीए फोल्ड में ही किसी को ऑप्ट करती हाँ, हैं, यह देखने वाली बात होगी कि जो दिखाई पड़ रहा है, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। तो ये इससे यही लगता है कि वह संभवतः जेडीयू में जाएँ, क्योंकि जो उनकी मुलाकात जेडीयू के हुँ, कद्दावर नेताओं से हो रही है, तो यह समझा जा सकता है कि वह जेडीयू से लड़ी। तो पति-पत्नी हो सकता है कि एक बिल्कुल। एनडीए फोल्ड में रहें, लेकिन अलग-अलग घटक दल के साथ जाएँ। बात तो सही है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा संदेहों के घेरे में है, कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से कांग्रेस ने वार कर दिया महागठबंधन पे और तेजस्वी के चेहरे पे, लेकिन तेजस्वी लगातार तैयार हैं, वो मैदान में दिख रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं और बीते दिनों जिस तरीके से पटना में वो युवा चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, मंच से गरजने लगे और लगातार उन्होंने इस बात पे दबाव दिया कि युवा ही सत्ता बदल सकते हैं, वो चाहे 1970 से लेकर आज 2025 की राजनीति हो। देखिए, युवा चौपाल जो कार्यक्रम बीते दिन जी, राजद कार्यालय, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके ठीक सामने मिलर स्कूल के ग्राउंड में हुआ। जी, और दूसरी तरफ समझाए तो जाए तो फिर जेडीयू के जस्ट एक दीवार को डिवाइड करता है। इस तरफ में जेडीयू का कार्यालय, इधर मिलर स्कूल का ग्राउंड। तो जी, वहां पर ये एक निश्चित रूप से एक मैसेज देने का काम किया गया। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उसमें आए और उसमें जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरा, हुँ, तो यह युवाओं के बीच में वह मैसेज दिए कि देखिए, जी, युवाओं पर बड़ी जिम्मेवारी है, हुँ, बड़ी दारोमदार है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में। और युवा अगर यदि पलटी मारेंगे, युवा जी, अगर यदि अपना करवट बदलते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार का सिनेरियो बदलेगा। इसी बिल्कुल, लिहाज से कह रहे हैं कि अगर यदि कुछ करना है तो नौकरी, रोज़गार। हाँ, नौकरी रोजगार तमाम तरह की बात कर रहे जी, हैं। और तो वो कह रहे हैं कि जेडीयू की सरकार बीमार सरकार है, जी, तो बूढ़े के कंधे पर नहीं चलता, अब युवाओं के कंधे पर चलेगा। तो जी, इसलिए युवा सरकार माने युवा सरकार आए, बनाए, जी, युवा मिलकर के और सरकार को बदले, नौकरी रोजगार यह जी। सब अगर चाहिए तो युवा तो को और युवा को है। तेजस्वी यादव को और आरजेडी की सरकार मजबूती के साथ बननी चाहिए। यही तेजस्वी यादव कहते हुए नजर अब भी आए। इसी में एक घटनाक्रम को और ऐड ऑन कर लेते हैं सर, चूंकि बीते दिनों की घटना है, लेकिन आज 6 तारीख से इसके मायने शायद बहुत ज़्यादा बदल जाएँगे बिहार की राजनीति में, इसलिए क्योंकि उन्होंने यूथ को लेकर टारगेट तो कर दिया, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री की आई तो उन्होंने एक हल्का-सा छींटाकशी ये क कस दी कि नीतीश कुमार को मैंने ही 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आएगा या राजनीति में कितना बड़ा भूचाल ला देगा अगले दिन से? नहीं देखिए, ये सवाल है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो समीकरण है, जी, आपको महागठबंधन के साथ में आए तो वह एस्टैब्लिश फैक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन अब बनना बनाना तो अलग बात है, लेकिन जी। यह निश्चित रूप से सपोर्ट किया, सपोर्ट करके नहीं तो सरकार जो है सो नहीं बनती, हुँ, वो पूर्व हो जाते। तो जी। इस लिहाज से नीतीश कुमार ने भी ऑप्ट किया था 2 बार महागठबंधन को। और हुँ, महागठबंधन ने भी जो है सो जरूरी और मजबूरी राजनीति की समझा। समझ लीजिए। और तेजस्वी यादव भी उस दरमियान डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बने। बार रहे। तो यह एक दूसरे की जरूरी और मजबूरी है। राजनीति में तो यही होता है, जी, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए यह कोई नहीं कह सकता। यही है, यही बिल्कुल। है। अब देखिए ज़रूरतों के बीच लेकिन एक जो नई पार्टी खड़ी हुई पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुआ और लाखों की भीड़ शामिल हुई और ये कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से ज़रूरत की राजनीति में बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने लगातार घटनाक्रम देखा है कि एक ही काल में अगर 5 साल के टर्म में देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 1 बार, 2 बार, 3 बार पलट गए। लेकिन
अब जो बात हो रही है वो आगे आने वाले घटनाक्रम में जनसुराज की हो रही है, प्रशांत किशोर की हो रही है। बीते दिनों बेतिया में थे, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि भैया हमारी पार्टी जो है वो 243 सीटों पे लड़ेगी। सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने लंबा घटनाक्रम देखा है। सीटों को लेकर जब भी ऐलान होता है तो एक डर का माहौल बाकी पार्टियों में भी होता है कि ये हमारे लिए फायदा कर जाएगा या फिर नुकसान का ये घड़ी हमारे लिए हो जाएगी, क्योंकि हर सीट पे कैंडिडेट एक नई पार्टी का खड़ा होना। देखिए, निश्चित रूप से जनसुराज के संस्थापक कौन है, यह जी। बात को समझना हो। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके कहा जाता है, तो जी। वह चुनावी रणनीतिकार भी थे और नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, उसमें कभी वह नंबर 2 का ओहदा रखते थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इस जी। बात को समझना पड़ेगा। तो वो हर टैक्ट और फैक्ट दोनों समझ रहे हैं, हर हर अलायंस का, हर का। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि कि हम जितनी विधानसभा की सीट है 243 पर ही वह चुनाव अपना उम्मीदवार देंगे। और उनके उम्मीदवार देने से यह बात तो तय है कि महागठबंधन को भी परेशानी होगी और एनडीए को भी परेशानी होगी। दोनों गठबंधन को जो आपको परेशानी निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगी। और जो बीते दिन जो सी वोटर का सर्वे भी आया, वह भी बताता है कि देखिए, कम समय की पार्टी रही जनसुराज, देखिए कहां वो जंप करके हमने उपचुनाव में भी देखा 10% वोट बैंक उनका था। वही कह रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से परेशानी का सबब पैदा करेंगे वो। और वह 2029 तक वो कह रहे हैं कि किसी भी दल से वह गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। तो एकदम उनका माइंडसेट प्रशांत किशोर का क्लियर है कि हमको बिहार के लिए कुछ करना है, इसके लिए हमको चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। और लगातार वो वार भी कर रहे हैं कि बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, सबने बिहार को लूटा है। बिल्कुल, हमको आना जरूरी है सत्ता में, जनसुराज को आप लाइए सत्ता में। और जिस तरीके से वो ऐलान कर रहे हैं और अलग अलग जगह घूम रहे हैं और कैंपेनिंग में जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, चूंकि छोटी सी चीज आपकी तरफ से आनी जरूरी है सर, कि इस तरीके से जब भी बीते बिहार की राजनीति सियासत में अगर देखे, जब भी इस तरीके की कोई नई पार्टी आती है तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होता ही रहा है सर। नहीं, देखिए, डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। ये देखिए, ये हम बताएं आपको एक ही लाइन में कि टैक्ट और फैक्ट ये दोनों समझ रहे हैं आपको, इंडिया ब्लॉक का, महागठबंधन का या एनडीए का भी। क्योंकि वह चुनावी रणनीतिकार के अलावा वह जेडीयू में रहे हैं, नंबर 2 का ओहदा, इसलिए हम कह रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कहां उनको स्ट्राइक करनी है, इसी लिहाज से वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी 2029 तक की है। तो यह एक बड़ी बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, क्या कुछ बदलेगा आज से और 6 तारीख की सुबह से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो बदला बीते दिनों, वो था आरजेडी एमएलसी का वापस से बहाल होना विधान परिषद में। सर लगातार इस घटनाक्रम पे हम लोग बने हुए थे, लेकिन एक बड़ा जिक्र हुआ कल जब इस तरीके से विधान परिषद की चीजें चल रही थी और सुनील सिंह को वापस से सदन का इंटरव्यू। नहीं, देखिए, सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। आपने देखा कि पिछले सत्र के दौरान वह उनकी जो मिमिक्री हुई, उसी को लेकर के उनकी सदस्यता जो है सो आचार समिति है वो विधान परिषद की, उसने उनको रद्द कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय से मैंने जीतने के बाद फिर से जो है सो बिहार विधान परिषद के सभापति ने जो अवधेश नारायण सिंह है, उनकी घोषणा किया कि नहीं, उनकी सदस्यता फिर से बहाल की जाती है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में। तो यह सब ठीक है, लेकिन आज वह फिर से सदन में रहेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि सुनील सिंह का अब तेवर क्या होता है, टोन और ट्यून सदन के अंदर क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी और यही देखने वाली बात होगी। और वो हम जहां तक समझ रहे हैं, बिहार विधान परिषद में आरजेडी की ओर, विपक्ष की ओर सबकी नजर निगाह रहेगी। आपने टोन और ट्यून का जिक्र किया सर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपने कामों से और अपने लहजे से सबको चौंकाते हैं। बीते दिनों उन्होंने 3 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से सौगात दी, करोड़ों की 1200 करोड़ की सौगात थी। और आने वाले दिनों में अगर देखें तो 9 मार्च को भी वो गांधी मैदान में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बीपीएससी टायर 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लगातार ये घटनाक्रम भी बताता है कि रोजगार को लेकर स्टैंड बड़ा क्लियर है उनका। नहीं, देखिए, वो सही बात है कि बीते दिन वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को आवास मुहैया कराया गया। अब देखिए, 9 मार्च को कहा गया है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में वह जो है सो टीआरई 3 वाले को दिया जाएगा। तो यह देखिए, चुनावी वर्ष है, तो इस लिहाज से नीतीश कुमार भी रोजगार की बात कर रहे हैं और रोजगार पर ही वह पूरी तरह से सरकार फोकस्ड है। और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि इस बार जल्द से जल्द जितना भी रोजगार करके एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की जो एक कवायद हो लगातार हर पार्टी की तरफ से हम लोग देख रहे हैं। और क्या कुछ घटनाक्रम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की सुबह की बुलेटिन, सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को देखा। बाकी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत